हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग 12वीं के हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि कंप्लीट 50 क्वेश्चन का रहेगा, वो भी फुल एनालिसिस के साथ हम लोग देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में प्रयास किया गया है कि जिस टाइप से आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप से मिक्स रूप से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाए। इसमें आप लोगों को किताब और हिंदी व्याकरण दोनों को मिक्स रूप से रहेगा। तो निश्चित रूप से अगर आप लोग वीडियो के अंत तक देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का एहसास होगा, जो किस टाइप से हमारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा और किस टाइप से हमको बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है, चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो यहाँ जो पंक्ति दिया गया है, चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, पूछा जा रहा है किस पाठ की पंक्ति है। तो यहाँ देखिए क्या है, सामाजिकता है। तो यहाँ से सामाजिकता से क्या पता चलता है, जो समाज, तो समाज किस पाठ में है, तो ये हो जाएंगे प्रगीत और समाज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को 50 क्वेश्चन तक देखने का मतलब क्या बोलते हैं, धैर्य नहीं है, तो आप लोग जा सकते हैं स्किप करके, लेकिन आगे देखिएगा तो निश्चित रूप से 50 क्वेश्चन पूरे देखिए, ताकि आप लोगों को अपनी तैयारी का आंकड़ा एक लग सके, जो कितना तैयारी हम लोगों का हो चुका है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जो यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पंक्ति जो लिखा गया है, ये लिखा गया है मलियज द्वारा, जो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन है, जो चित्रलेखा किस कवि की रचना है। तो चित्रलेखा जो है वो हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी, ये हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चित्रलेखा नहीं है, उसके मतलब चित्ररेखा होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, चित्ररेखा। चित्ररेखा के अलावा बात करें तो ये हो जाएगा कहरानामा। उसके बाद है पद्मावत और अखरावट, ये इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट रचना में से है वो हो जाएगा पद्मावत और अखरावट। तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो रंभती गो गढ़ खड़िकनी में बछड़ा हित धाय, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो यह जो लिया गया है, यह सूरदास के पद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, जो कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। तो कवितावली जो लिखा गया है, ये लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तुलसीदास की इम्पोर्टेंट रचना की बात करें तो कवितावली, उसके बाद है गीतावली, उसके बाद रामचरितमानस और विनय पत्रिका, और बरवे रामायण भी इनका ही रचना है, जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस सब को भी साथ साथ याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जो तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है। तो तुलसीदास की जो अधिकांश रचना होगा वो पता होगा आप लोगों को किस भाषा में है, तो ये हो जाएंगे अवधी या ब्रज में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर, जो नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है, तो मधुर्य भाव का पूट था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, जो छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 छंदों में किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो कंकाल उपन्यास जो है ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैंने जीवनी इसका करवाया है, उसमें बताया होगा। जो इन्होंने 3 उपन्यास लिखा था कंकाल, एक का नाम था तितली, एक का नाम क्या था, तितली। उसके बाद तीसरा एक था इरावती, जो अपूर्ण है। तो याद रखिएगा तितली और कंकाल किसका उपन्यास है, तो जयशंकर प्रसाद का। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, जो मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। तो याद रखिएगा जिस भी पंक्ति में आपको छौना नजर आएगा समझ लीजिएगा यह पुत्र वियोग कविता से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसमें पुत्र को जो है छौना के रूप में बताया गया है, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है,
जो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगत सिंह की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जो भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह का अगर जीवनी देखे होंगे आप लोग तो पता होगा भगत सिंह ने देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सबसे उत्तम मृत्यु माना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, जो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो किया था ये किए थे जगदीश चंद्र माथुर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 का है, जो ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से ली गई है? तो ओ सदा नीरा पुस्तक निबंध जो लिया गया है ये लिया गया है बोलते हुए छंद से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है रामपुरवा कहाँ स्थित है? तो रामपुरवा जो स्थित था वो भीतिहरवा के पास स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां गांधी जी ने क्या किया था तो एक विद्यालय खुलवाया था। याद होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े होंगे तो याद रख लीजिएगा अभी जो बोला है उसके अनुसार। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, जो गंडक नदी के जल सदियों से कैसा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंचल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, जो गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो गांधी जी को पता होगा विद्यालय बनाने के लिए जो है वो महुए के पेड़ के नीचे जगह दिया था, वो दिया था मठ के महंत ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जो सिपाही की माँ एकांकी जो है वो किस पुस्तक से ली गई है? तो सिपाही की माँ जो एकांकी है वो लिया गया है अंडे के छिलके तथा एक अन्य एकांकी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जो मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी पता होगा आप लोगों को बिस्नी की बेटी थी जो मानक की बहन होती है। तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानक जो बर्मा की युद्ध में मतलब जाता है लड़ने के लिए सिपाही के तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो प्रगीत और समाज जो लिया गया है ये लिया गया है वाद विवाद और संवाद से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 21 का, जो सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सत्संग में जो है वो तुलसीदास की अभिरुचि थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 22 का है, जो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो इनका मृत्यु सब जन्म और मृत्यु दोनों लगभग में लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा लगभग 1548 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 का हमारा है, जो जायसी का जन्म स्थान है, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो पता होगा आप लोगों को जायस जो कब्र अमेठी कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 24 का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 24 का, जो साहित्य लहरी के रचनाकार है। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे सूरदास। देखिए ये क्वेश्चन में अक्सर कंफ्यूज रहिएगा क्योंकि ये सभी दास वाला ऑप्शन ही दे दिया गया है। तो सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, कबीरदास दे दिया गया है। तो इसको याद कैसे रखना है? तो देखिए 100 से होता है साहित्य और 100 से होता है सूरदास। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हो गए? तो सूरदास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसकी प्रमुख रचना को याद रखिएगा। तो याद रखना है सुरसागर, साहित्य लहरी तो यहाँ दिया गया है। उसके बाद सुरसावली, तो सब में मतलब लगभग सुर लगा हुआ है तो समझ जाइएगा किसकी रचना है? तो सूरदास की ही रचना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 25 का, जो काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? तो काशी में जो है कितने दिन रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? तो ये हो जाएंगे 15 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 26 का है, जो संसार शब्द कौन सा संज्ञा होगा? तो संसार जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 27 का,
जो विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द कैसी है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है, तो ये हो जाएंगे पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 28 का, जो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किस कारक का उदाहरण है। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ से है, तो से में क्या होता है, आपादान से भी होता है और करण से होता है। तो आपादान में मैंने बताया था जो अलग होने के अर्थ में होगा बोध, और करण में मैंने बताया था साथ साथ होने का बोध होगा। तो देखिए कुल्हाड़ी से जब हम पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, पेड़ पर ही बजरेगा, तो इसका मतलब वो दोनों साथ साथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम करण कारक कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद कारक का जो है डिटेल वीडियो भी बना हुआ है और चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर नहीं देखे तो आप लोग वहाँ जाइए, अच्छे से देख सकते हैं, और निश्चित रूप से एक वीडियो देखने के बाद कारक से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गलती नहीं होगा। उसके बाद हमारा 29 का, जो रात शब्द का विलोम है, तो रात का विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो रात का उल्टा तो सभी जानते होंगे, जो दिन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 30 का, जो शिवालय शब्द कौन सा समास है। तो शिवालय का मतलब होता है शिव प्लस आलय, तो शिव में आलय जुट गया है, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 31 का, जो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है ये होता है कवयित्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 32 का, जो वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो सर्वनाम का भी मैंने वीडियो काफ़ी एक्सप्लेन के साथ बनाया है, बढ़िया देखे भी है आप लोग, सपोर्ट भी रहा काफ़ी अच्छा। तो वह कौन है जो परा रो रहा है, तो इसमें जो है ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है किसके साथ, जो, तो वह कौन है जो रो रहा है, मतलब जो रो रहा है उसके साथ ये संबंध बता रहा है। तो इसलिए यह जो हो जाएगा यह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 33 का है, जो निडर शब्द में उपसर्ग है। तो निडर में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो देखिए डर में क्या जुट गया है, तो नी, डर में क्या जुट गया है, तो नी। तो उपसर्ग में मैंने कई बार बता चुका हूँ, जो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो डर में नी जुट गया है, तो नी हो जाएगा उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 34 का, जो पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है। तो पढ़ने वाला का मतलब देखिए पढ़ने में वाला जुट गया है, तो प्रत्यय में मैंने बताया था जो ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुटकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो यहाँ लास्ट में क्या जुटा है, तो वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 35 का, जो नवयुवक शब्द कौन सा समास है। तो नवयुवक, नव मतलब क्या, नव है जो युवक, मतलब नया है जो युवक। तो मैंने बताया है जो जिस समास में तुलनात्मक रूप से जो बोध होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, नवयुवक हो गया, कमल नयन हो गया, मतलब जहाँ भी तुलनात्मक रूप से, कमल नयन का मतलब क्या होता है, जिसका नयन हो एकदम कमल के समान। नवयुवक मतलब जो नया है जो युवक। तो जब भी तुलनात्मक रूप से बात आए तो याद रखिएगा कर्मधारय समास। उसके बाद 36 का है, जो मैंने भोजन नहीं किया है, नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी है। पूछ रहा है किस वाक्य का उदाहरण है। तो जब भी याद रखिएगा और से दो सेंटेंस जुड़ा रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साधारण वाक्य में क्या रहता है, तो एक वाक्य रहेगा, जैसे मैंने भोजन नहीं किया यहाँ तक रहता तो इसे हम लोग बोल सकते थे सरल वाक्य। उसके बाद मिश्र वाक्य में याद रखिएगा जो अगर मगर किंतु परंतु सब जुड़ा रहेगा बीच में, तो समझ जाइएगा ये क्या हो जाएगा, तो मिश्र वाक्य। जब भी और से जुड़ा रहे तो उसे निश्चित रूप से संयुक्त वाक्य में मारिएगा। तो इस प्रकार से मैंने ये तीनों वाक्य भी बता दिया है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि उससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के वीडियो को बनाने के लिए। उसके बाद हमारा 37 का, जो घर शब्द का पर्यायवाची होगा। तो घर का मैंने बताया था कुटिया, निकेतन, ये सभी क्या होता है, तो घर का पर्यायवाची। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गृह भी होता है घर का ही पर्यायवाची शब्द। उसके बाद हमारा है 38 का, जो आदान शब्द का विलोम होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब आदान शब्द का विलोम हो जाएगा प्रदान।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, आदान का विलोम प्रदान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जल्दीबाजी हो तो आप लोग थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे और काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग परेशान हो जाते हैं थोड़ा भी लंबा वीडियो रहता है तो। लेकिन आप लोगों को समझदारी से काम कीजिए, बस 10 दिन बचा होगा लगभग एग्ज़ाम का, तो इसमें आप लोग एकदम मिनिमाइज कीजिएगा समय का, तो इसमें काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा ही अगर जब बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो। उसके बाद 39 का है, जो गला छूटना मुहावरे का अर्थ है। तो गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएंगे पिंड छूटना, मतलब बोल सकते हैं छुटकारा पाना एक प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण का भी प्रत्येक टॉपिक का समझिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है, और चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर नहीं देखे तो जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारा 40 का, जो मरण तक के लिए एक शब्द है। तो मरण तक के लिए एक शब्द क्या है, तो ये हो जाता है आमरण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जीवन भर के लिए एक शब्द क्या है, तो ये होता है आजीवन, वैसे ही मरण भर के लिए क्या हो जाएगा, मरण तक के लिए आमरण। उसके बाद है सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु कैसी है, तो ये हो जाएंगे निम्न मध्यम वर्ग की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42 का, बोला जा रहा है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 43 का, जो कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकांकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। यह किसका कथन है। तो यह जो कथन है ये है थियोडोर एडोनो का। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 44 का, जो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था वो हुआ था जीयनपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 45 का, जो नाभादास जी किस धारा के संत थे। तो नाभादास जी जो है ये हो जाएंगे वैष्णव दर्शन के संत थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 46 का, बोला जा रहा है नाभादास किसके शिष्य थे। तो नाभादास जो है वो किसके शिष्य थे, तो अग्रदास के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 47 का, जो चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। तो चीर विषाद विलीन मन की, तो चीर विषाद से क्या पता चल रहा है, कोलाहल एकदम कलह। तो ये हो जाएंगे तुमुल कोलाहल कलह में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 48 का, जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 49 का, जो घास में दुबका आकाश किसकी रचना है। तो घास में दुबका आकाश ये जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 50 का क्वेश्चन, जो ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुआ था। तो पता होगा आप लोगों को, ज्ञानेंद्रपति जो है बीपीएससी के द्वारा जब चयनित हुआ था तो उसे कारा अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आज के 50 जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हिंदी से रिलेटेड उसे कंप्लीट करवाने का प्रयास किया हूं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर लास्ट तक देखें तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।